नमस्कार। समसामयिक विषयों पर चर्चा आधारित हमारे कार्यक्रम में बीच बहस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश वशिष्ठ और आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं राज्य बजट 2021-22 में की गई घोषणाओं के संदर्भ में। राज्य बजट में हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए तमाम तरह की घोषणाएं की गई हैं, जिसकी वजह से ये बजट काफ़ी लोक लुभावन हो गया है। बजट में कोरोना की वजह से स्कूल ना जा पाए बच्चों के लिए बैक टू स्कूल कैंपेन की शुरुआत की गई है, तो हेल्थ क्षेत्र में यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की शुरुआत की घोषणा की गई है। वहीं बजट में किसानों के लिए भी विशेष पैकेज दिए गए हैं, जिसकी वजह से बजट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और कृषि के लिए की गई घोषणाएं किसानों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती हैं इस बजट के माध्यम से। इस बजट पर चर्चा करने के लिए, विशेष तौर पर बजट में की गई कृषि की घोषणाओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुरेंद्र अवाना जी। अवाना जी, आपका कार्यक्रम में हमारे स्वागत है। अवाना जी का परिचय देते हुए मैं आपको बता दूं कि अवाना जी एक प्रगतिशील किसान हैं और हाल ही में अवाना जी को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा बेस्ट इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड भी दिया गया है। अवाना जी, सबसे पहले तो इस अवार्ड के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। अवाना जी, इस बजट को, एग्रीकल्चर पे हम चर्चा करेंगे, इस बजट पर आपकी एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया, इस बजट को आप कैसे देखते हैं समग्र रूप में? देखिए, एक साल से हमारा पूरा प्रदेश और देश कोरोना से जूझ रहा था। उसके बाद जो हमारे मुख्यमंत्री ने अभी बजट दिया और ख़ास तौर से कृषि को, इसमें एक एक छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी तक पूरी चीज़ों को टच किया है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे रोज़गार हो, या किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं हो। जैसे मैं स्कूल शिक्षा से बात करूंगा कि कृषि के हमारे बजट में 600 नए स्कूलों के संकाय दिए गए हैं। उसके बाद 3 हमें एग्रीकल्चर की डेयरी दी गई है, डेयरी कॉलेज, और जो पहले से कॉलेज हैं उनमें डेयरी की कॉलेज नई संकाय शुरू होगी। उसके अलावा एग्रीकल्चर कॉलेज स्टार्ट की गई है और कृषि पर्यवेक्षकों की आने वाले टाइम में 1000 के लगभग जगह निकलेगी जो नियुक्तियां दी जाएगी। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि शिक्षा को, जो नीचे से कृषि शुरू होती है जहाँ से, वहाँ से इस बजट में किसानों को और बच्चों के लिए शुरुआत के लिए बहुत अच्छा बजट है। इस बजट में एग्रीकल्चर के संदर्भ में हम इसको एक एग्रीकल्चर का पैकेज कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि देखिए आप कि एग्रीकल्चर के साथ साथ पशुपालन में इस बार 2102 जो एम्बुलेंस दी है, जैसे मानव के आदमियों के लिए है 1008, उसी तरह से ये पहली बार राजस्थान में किया है और ये तारीफ़े काबिल है। क्योंकि हमारे जो छोटे और बड़े पशु हैं वो कई बार ऐसी डिजीज़ होती हैं कि हम उनको हॉस्पिटल, पांचबत्ती या कहीं आसपास बड़े ले जाते उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा किसानों पे। आज हमारी गाय और बकरियां 20-20, 30-30 हज़ार की हो गई, गाय 1.5-1.5, 2-2 लाख की हो गई। अब उनको हम बचाना चाहते हैं, तो ये एम्बुलेंस का, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे राजस्थान में। तो ये एक सराहनीय कार्य किया गया है। इसके अलावा सोलर पंप हैं, 5000 किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे, 5000 नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक सरकार जो एग्रीकल्चर में नवाचारी जो किसान थे उनको पुरस्कृत करती थी, पहली बार पशुपालकों को भी जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा राज्य स्तर पर। ये भी एक बहुत अच्छी शुरुआत की गई है। तो इस तरह से मैं मानता हूँ ऑल ओवर ये कृषि के लिए आने वाले टाइम में बहुत अच्छा बजट साबित होगा। आपने पशुपालकों के लिए 102 वेटरनरी एम्बुलेंस की घोषणा की बात कही आपने। ऑलरेडी गाँव में उस तरीके के केंद्र बने हुए हैं, इनके हॉस्पिटल्स जो हैं वो बने हुए हैं, तो ऐसे में 102 एम्बुलेंस कैसे महत्वपूर्ण साबित होगी? देखिए, जैसा मैंने बताया कि बकरियां, भेड़, गाय, भैंस सब बहुत कीमत हो गई इनकी, और पशुपालक है वो उनको बचाना चाहता है, नहीं बच पाती है तो उसको लाखों रुपए का नुकसान होता है। तो जैसे किसी किसान के गाँव ढाणी में अगर भैंस बीमार होती है या कोई है, अब इवनिंग में हॉस्पिटल करीब करीब बंद हो जाते हैं 3-4 बजे बाद, और आसपास कोई सुविधा नहीं है, तो एम्बुलेंस को 102 पे फ़ोन करके बुलाएंगे, तुरंत वो उनको आएगी 5 बत्ती
हॉस्पिटल है या पास में जो भी नज़दीक हॉस्पिटल है उसके अंदर तुरंत होगी, तो उसको घंटे 2 घंटे में अगर उपचार मिलता है तो उसकी जान बच जाएगी और किसान को लाखों रुपए का फायदा होगा। नहीं तो उसमें वेटरनरी जो डॉक्टर्स हैं वो आप तक आएंगे या फिर वो एम्बुलेंस के माध्यम से पशुओं को वहां तक पहुंचाया जाएगा? इसमें दोनों चीज़ें की बात है, उसमें दोनों चीज़ें हैं। उसमें डॉक्टर रहेगा, अगर आपको छोटा उपचार करना है उसका, वो डॉक्टर वहाँ देखेगा कि छोटे उपचार से उससे उसको ठीक हो जाती है तो ठीक है। अगर कोई बड़ा टिपिकल केस है, सर्जरी है, तो उसको एम्बुलेंस के थ्रू बड़े हॉस्पिटल में जहाँ सर्जरी हो सकती है वहाँ भी ले जाएंगे। छोटी मोटी सर्जरी एम्बुलेंस के अंदर भी हो जाएगी। डॉक्टर, कंपाउंडर, जैसे हमारे आदमियों की ह्यूमन की एक एम्बुलेंस पूरी रहती है, उसी तरह से वो एम्बुलेंस होगी। मुख्यमंत्री ने एक कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणा यह की है कि अगले वर्ष से कृषि का सेपरेट बजट आएगा। कितनी बड़ी घोषणा है ये? बहुत बड़ी घोषणा है। मैं इसके आप देखेंगे, मैंने पूरी स्टडी की है कि इसके रिजल्ट कितने अच्छे होंगे आने वाले टाइम में। अगले 2-3 साल के अंदर इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि सेपरेट, जैसे हमें मुख्यमंत्री जी बुलाते हैं किसानों को सुझाव लेने के लिए बजट के ऊपर, तो हम वो शॉर्ट में दे पाते हैं और फिर बजट के अंदर पूरा डिटेल में नहीं हो पाता। अगर अलग से पूरी विधानसभा चलेगी, बहस होगी, बजट आएगा, तो मैं कह रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी कृषकों और पशुपालकों की जो छूट जाती हैं उस पर अलग से बहस होगी, तो मैं समझता हूँ कि इसका आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, अच्छे रिजल्ट आएंगे, विधानसभा में अच्छी बहस होगी, एक एक बिंदु को टच किया जाएगा। इस अलग कृषि बजट के माध्यम से क्या कृषि में अलग तरीके के सुधार अपेक्षित हैं आप लोगों को? बिल्कुल। आज जो युवा है वो खेती को मानता है, खेती पशुपालन को, कि ये तो घाटे का सौदा है। और भारत सरकार और राजस्थान सरकार की इतनी अच्छी योजनाएं आई हैं, उनको अगर बताया जाए युवा को ढंग से और उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो मैं समझता हूँ इस बजट के अंदर जब डिटेल में उनको बताया जाएगा तो युवा जो परंपरागत हमारी खेती है, गेहूँ जो चना है या बाजरा है, वो नहीं करना चाह रहा। युवा किसान ये देखता है कि हमारे 3 पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, हम कभी लखपति नहीं बने, हमारा कर्जा तक नहीं उतरा, तो हम इस खेती से मोह भंग हो गया। लेकिन जब ये आज जो नई योजनाएं आ रही हैं भारत सरकार, राजस्थान सरकार की, अगर इनको ढंग से युवाओं को समझाया जाएगा, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, किसान के खेत में आंवला पैदा होता है और वो 12 से 15 रुपए केजी बिकता है, और वो उसकी तुड़ाई, लागत, खाद, पानी, बीज के अंदर करीब करीब वो बराबर हो जाता है, उसको कोई बचत नहीं होती है। अब युवा किसान को समझा जाए तो आपके खेत में एक छोटी सी प्लांट लगाई जाए, यूनिट लगाई जाए 2-3 लाख में, जिसको सरकार 50% सब्सिडी देगी, वैल्यू एडिशन करें उसमें। तो जैसे आंवले का 15 रुपये केजी आंवला मानते हैं, उसके साथ आप 35 रुपये और जोड़ दीजिए, जैसे चाशनी है और लेबर है, उसको गर्म करने हैं, बर्तन है, ये सारा करके 35 रुपये जोड़ दिए, 50 रुपये वैल्यू हुई। आप 100 रुपये किलो उस आंवला को, मुर्रबे को आराम से बेच सकते हो। तो 50 रुपये किसान को, जो अभी तक किसी तीसरे आदमी को मिलते थे, अब वो किसान को ही मिलेगा। तो खेत का पैसा खेत में रहेगा, गांव का पैसा गांव में रहेगा, ये सरकार की मंशा है। तो इससे युवाओं का रुझान भी बढ़ेगा कि युवा किसान ये कहेगा कि मैं खेती नहीं कर रहा, मैं तो छोटी फैक्ट्रियां चला रहा हूँ, फैक्ट्री का काम कर रहा हूँ। तो मैंने आंवले का उदाहरण दिया है, इसी तरह से सब्जी, सारे फ्रूट्स, इनकी अनाज की, इनकी वैल्यू एडिशन करके, और किसान है छोटी छोटी इंडस्ट्री अपने खेत में लगा के और इस कार्य को करेगा। आप ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो अगले वर्ष से कृषि का सेपरेट बजट आएगा उसमें इन सब बातों के लिए घोषणाएं होंगी? बिल्कुल। अभी पिछले टाइम में सरकार ने काफ़ी योजनाएं थी जो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की, उन पर 50% सब्सिडियाँ हैं, चाहे वो कैटल फीड की हो या वैल्यू एडिशन करने की हो। ये घोषणाएं करने के बाद बजट में डिटेल से सारे युवाओं तक, किसानों तक पहुंच नहीं पाती है। जब ये बजट अलग से आएगा और अलग से इस पे बहस होगी और सारी 5-10 दिन तक ये चलेगा, तो युवा इसको रोज़ देखेगा, तो फिर उसका रुझान बढ़ेगा कि हाँ, मैं पशुपालन भी कर सकता हूँ, मैं मछली पालन भी कर सकता हूँ, मैं जैविक खाद भी बना सकता हूँ, मैं वैल्यू एडिशन करके फ्रूट्स को भी बेच सकता हूँ, पॉली हाउस में सब्जी भी लगा सकता हूँ, इस तरह से पोल्ट्री भी है। और अब तो नई नई चीज़ें आ गई कि आप खरगोश है, बटेर है, कड़कनाथ मुर्गे आ गए, तो इस पे युवाओं का रुझान बढ़ेगा, तो डेफिनेट युवा करेगा और युवा की ही इनकम, युवाओं की तो इनकम बढ़ेगी, प्लस प्रदेश के भी इनकम रेवेन्यू बढ़ेगी और युवाओं को, दूसरों को भी रोजगार मिलेगा। जैसे मैं एक छोटा सा बताना चाह रहा हूँ, कोरोना काल में मैंने 10,000 औषधीय पौधे लगाए और अब उनकी पत्तियाँ और फूल तोड़ के वैल्यू एडिशन करके और औषधियाँ
तैयार करके एक फार्मेसी में मेरे 10,000 पौधे किस चीज़ की लगाए आपने? खासतौर से 5 तो जैसे भारत सरकार की अभी गाइडलाइन थी जी कि कोरोना से बचाव के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जैसे 1 नंबर पे हार सिंगार जिसको पराजिता कहते हैं, नंबर 2 गिलोय है, नंबर 3 तुलसा जी है, एलोवेरा है, आंवला है, पत्थर चट्टा है। ये इस तरह के औषधीय पौधे हैं, सेंजना है, ये औषधीय पौधे हैं। इनको लगाने से और इनके प्रोडक्ट से एक तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, और आप वंडर करोगे, मैंने डीडी किसान पे देखा है कि ये औषधीय पौधे और हमारे मसालों की विदेशों में 4 गुना मांग बढ़ी है और कीमत भी बढ़ी है कोरोना के बाद। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि युवा है वो औषधीय पौधे लगाकर और अपनी इनकम खुद की भी बढ़ाएगा, प्लस अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे उनको तो प्रदेश की इनकम भी बढ़ेगी और देश की भी इनकम बढ़ेगी, और युवा है वो आत्मनिर्भर बनेगा। बजट में मत्स्य पालकों और पशुपालकों के लिए क्या विशेष घोषणाएं की गई हैं? देखिए, पशुपालकों के लिए नंबर 1 तो मैंने बताया कि ये आपकी एम्बुलेंस हो गई 102। दूसरा, पशुपालकों को भी अब कृषकों की तरह स्टेट लेवल पे सम्मान मिलेगा। उसके अलावा एक रफ्तार पहले कोई योजना नहीं थी, पहले एग्रीकल्चर में थी, पशुपालन में सम्मान नहीं, पशुपालन में नेशनल लेवल पे था, स्टेट में नहीं था। ये पहली बार इस बजट में किया गया है। तो और इसके अलावा जैसे हमारी ये कामधेनु योजना है रफ्तार के अंदर, और इस बार पिछले 2-3 साल से दे रहे हैं, तो उसमें 11 लाख सब्सिडी है, 22 लाख का लोन है। तो इससे भी क्या है, युवाओं का रुझान बढ़ा है और वो अपने दूध की मार्केटिंग करेगा और उसके बाई प्रोडक्ट बनाकर उससे भी अच्छी इनकम करेगा। तो पशुपालन, उसके अलावा मछली पालन, जैसे हमारे यहाँ जयपुर ज़िले में और राजस्थान में जो पोली हाउस जितने लगे हैं उनके साथ एक फार्म पॉन्ड जरूरी है, और फार्म पॉन्ड में बरसात का पानी इकट्ठा होता है और उससे सिंचाई करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो फ्री का तो पॉन्ड बना हुआ है सरकार की सब्सिडी से, और पानी बरसात का फ्री का है, तो क्यों नहीं उसमें मछली के सीड डाल दिए जाएँ। तो सरकार अभी पिछली साल 3-4 जिलों में मछली के सीड दिलवा रही थी, इस बार मैं समझता हूँ कि 10-15 जिलों में मछली के सीड मिलेंगे और नॉमिनल रेट पे। तो किसान उन फार्म पॉन्डों में अगर मछली के सीड डालकर मछली पालन भी करता है, बतख पालन भी करता है, सिंगाड़े भी कर सकता है, कमल की खेती कर सकता है। उसके अलावा आजकल नई एक है कि मोती पालन भी हमारे राजस्थान में स्टार्ट हो गया है, और थोड़े दिन बाद मैं भी मेरे फार्म पे करके युवाओं को ट्रेनिंग देने की सोच रहा हूँ। तो मोती पालन भी कर सकता है, यानी 1 पौंड बरसात का पानी फ्री में सब्सिडी से बना हुआ, और उसमें 8 तरह की खेती कर सकता है। तो इसलिए ये इस बजट में भी पशुपालन और मछली पालन, पोल्ट्री और बतख पालन के लिए काफ़ी संभावना है। मुख्यमंत्री जी ने बजट में राजीव गांधी केंद्रों में, जो गांव में राजीव गांधी केंद्र हैं उनमें नए कृषि सेवा केंद्र खोलने की उन्होंने बात कही है। जी। तो कृषि सेवा केंद्र तो पहले से ही हैं, जो नवीन कृषि सेवा केंद्र होंगे ये उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जुड़ के कृषकों के लिए किस तरीके से लाभकारी होंगे? देखिए, उस सेवा केंद्र में युवा किसान है या पुराने किसान तो क्या है वो पुरानी खेती कर रहे हैं, युवा कुछ सीखना चाह रहा है, इनोवेटिव नहीं है, इनोवेटिव। तो ये जो नई योजनाएं आई भारत सरकार की हो या राजस्थान सरकार की, किसान युवा उस सेवा केंद्रों में जाएगा और वहाँ सारी जानकारी, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ डिटेल में, उस तरह की सारी जानकारी इस युवा को मिलेगी। और युवा जो इसके दिमाग में है कि ये कृषि और पशुपालन घाटे का सौदा है, वो वहाँ देखेगा कि इसमें प्रॉफिट भी है और ये तो बहुत इजी काम है, ये मैं कर भी सकता हूँ, और मार्केटिंग भी बहुत इजी है, चाहे वो पोल्ट्री हो, चाहे मछली पालन हो या पशुपालन हो। और एग्रीकल्चर में भी औषधीय पौधों के अलावा पॉली हाउस है, और सबसे बड़ी बात है कि जैविक खेती की तरफ अभी रुझान कोरोना के बाद और बढ़ा है, औषधीय पौधे और जैविक खेती। युवा है वो जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती करना चाह रहा है। क्यों कि उसकी जयपुर के लोग या बड़े शहरों के लोग हैं वो ऑर्गेनिक चीज़ें खरीदना चाहते हैं, लेकिन किसान पैदा कर रहा है उसको मार्केट नहीं है। तो ये जो सेवा केंद्र है ये इनको जगह जगह पे मार्केट भी उपलब्ध करवाएंगे कि आप पैदा तो कर रहे हो, उसकी कीमत प्रॉपर मिले। और मैं समझता हूँ कि ये सवाई कीमत, डेढ़ी कीमत मिलेगी जैविक खेती युवा करेगा, तो इन सेवा केंद्रों के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म मिलेगा उनको, किसानों को। मेरा प्रश्न वही था, सेवा केंद्र तो अभी भी हैं जी, सेवा केंद्र तो अभी भी हैं, अभी भी योजनाओं की जानकारी दी जाती है, ये सेवा केंद्र 1000 और बढ़ जाएंगे जी। लेकिन दिक्कत ये आती है उसके इम्प्लीमेंटेशन में, योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में। हम देखते हैं कि प्लानिंग के लेवल पे तो करीब करीब चीज़ें सभी सही होती हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन उतना बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। देखो, जहाँ तक मेरा है, हर सेवा केंद्र पे जैसे व्यक्ति रहेंगे इस समय ऊपर से नहीं, उसके लिए उन्होंने 1000 पर्यवेक्षकों की घोषणा की है। और ये जो युवा पर्यवेक्षक आएंगे
ये मैं समझता हूँ, जैसे मेरी सेक्रेटरी साहब से बात हुई, प्रमुख शासन सचिव साहब से, ये कह रहे हैं कि ऊपर से हम इस तरह की मॉनिटरिंग स्टार्ट करेंगे कि जो युवा सेवा केंद्र में जाएगा उसको जितनी जानकारी है उससे कहीं अधिक मिलेगा, और बैंक से भी क्या क्या फ़ायदे हैं, सब्सिडी के क्या फ़ायदे हैं, लोन किस तरह से मिलेगा, ईजी मिलेगा, कौन से में आपको ज़मीन रखनी है, किस में नहीं रखनी है। कुछ छोटी छोटी लोन है 2-2, 4-4 लाख के, जिनमें आपको ज़मीन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ऊपर से ये होगा और इसका लाभ मिलेगा। 2022 तक प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दुगनी करने की बात की है, आपको लगता है संभव है? बिल्कुल है तो किस तरीके से संभव? बिल्कुल, देखिए पुराने किसान तो न हॉर्टिकल्चर में जाना चाह रहे, न मछली पालन करना चाह रहे, न वो, उनकी सोच ये बनी हुई है कि मछली पाप का काम है और मुर्गियों का काम भी नहीं करना है, बतख का भी नहीं करना है, कड़कनाथ मुर्गा क्या है ये, वो पुरानी सब्जी और अपनी अनाज है उस पर कर रहे थे। लेकिन युवा है वो ऐसे अगर अपन हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे तो डबल नहीं होगी। और जो मैं काम कर रहा हूँ और ऐसी युवा अगर करेंगे तो 2 गुनी नहीं 4 गुना ही होगी। इसके ऊपर एक तो देखो मैंने पहले बताया औषधीय खेती करनी पड़ेगी, नंबर 2 जैविक खेती करनी पड़ेगी, ऑर्गेनिक की डिमांड है, और नंबर 3 IFS मॉडल, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम किसान को अपनाना पड़ेगा। अगर वो परंपरागत एक ही खेती फसल और सब्जी करेगा तो इनकम डबल नहीं होगी, उसके साथ उसको 10 तरह की खेती करनी पड़ेगी। जैसे एक बड़ा बिजनेसमैन है वो 10 तरह की फैक्ट्री चलाता है, 2 फैक्ट्री घाटे में 8 प्रॉफिट में। किसान को भी इस परंपरागत खेती के साथ डेयरी करना होगा, फर्टिलाइजर बनाना होगा, मछली पालन करना होगा, बतख पालन करना होगा, औषधीय चारा ये सब करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि पिछली बार नागौर में ये पिछली जनवरी की बात बता रहा हूँ कि 2-3 तहसीलों में हवा के साथ ओले पड़े थे जी। और जिन किसानों के सिर्फ गेहूं, सरसों और चना थी वो सारे के सारे हवा से और ओलों से नुकसान हो गया और उनको बिल्कुल वो एक तरह से सारा बर्बाद टाइप हो गया। और उसी का दूसरा उदाहरण मेरे फार्म पर भी ओले पड़े थे। अब मेरे फार्म पे ओलों से कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरी गाय को कोई नुकसान नहीं हुआ ओलों से, जैविक खाद बना रहा हूँ उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरी एक मछली नहीं मरी, एक बतख नहीं मरी, औषधीय पौधों में कोई थोड़ा सा फूल या पत्ते जड़े थे, बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरा बहुवर्षीय 22 तरह का चारा है, उस चारे में कोई नुकसान नहीं हुआ। फलों में उस समय 1 या 2 फ्रूट के फल आ रहा था, उसमें हल्का सा नहीं, यानी कुल मिला के IFS मॉडल पे अगर किसान खेती करेगा और ये सारी चीजें एक दूसरे की पूरक है, ये वेस्ट कुछ भी नहीं है। जैसे मैं उदाहरण दूं कि मेरे बतख है, बतख के 4 फायदे हैं। एक तो वो पानी में दौड़ती हैं तो मछली भागती हैं तो उसका वजन बढ़ता है तो इनकम बढ़ेगी। एक उसकी थोड़ी थोड़ी लहरों से ऑक्सीजन बनती है, वो बतख के लिए काफ़ी, मछलियों के लिए काफ़ी है। एक उसका वेस्ट है जो बतख का, वो उसका फीड है। नहीं, हम वापस से एक बार बजट की तरफ लौटते हैं। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में किसानों के लिए एक डेडिकेटेड बिजली कंपनी बनाने की भी घोषणा की है। कृषकों के साथ आमतौर पर ये समस्याएं हम देखते हैं कि सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता नहीं रह पाती है, विशेषकर बिजली की वजह से। इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये अच्छा है, इसके साथ देखो आप बिजली के साथ बिजली के एक तो करीब 5,000 कनेक्शन नए भी देने जा रही है राजस्थान में। और बिजली की ये कहती है रात को आती है तो उसमें किसान रात को सिंचाई करने में आजकल युवा थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो सोलर पंप के ऊपर भी 5,000 और नए कनेक्शन पहले से दिए हैं, उसमें 5,000 कनेक्शन और दिए हैं। अब तो बिजली कंपनी सेपरेट बनाने की बात कही है। हाँ, तो उसी पे आ रहा हूँ मैं कि सोलर कि जिस तरह से सोलर के कनेक्शन ज़्यादा होंगे तो वो किसान दिन दिन में अपनी पूरी वो कर लेगा। कंपनी जो की बात कर रहे हो आप, जहाँ तक है इसमें इसको सोलर से मैं समझता हूँ, जहाँ तक अभी पूरी डिटेल में मैंने नहीं देखा, उसको सोलर से ही जोड़ेंगे वो। अच्छा। और जितनी सोलर से पैदा होगी, जितनी किसान को यूज आ रही है ठीक है, वो बिजली कंपनी में चली जाएगी। जैसे कुसुम योजना है ना, लगभग मिलती जुलती है, तो वो उस कंपनी में जाएगी, उसको किसान को उसका पेमेंट मिलेगा। और अगर जैसे किसान के पास बंजर जमीन है तो बड़ी तादाद में सोलर लगा के और उसको सेल भी कर सकता है। बिजली बिल जो है वो 1 महीने की जगह अब 2 महीने में आएंगे, ये भी बात कही है मुख्यमंत्री। हाँ, तो इससे फायदा होगा ना भाई, मीटर का किराया तो आता है, तो अब अगर किसान को अगर 1 महीने के बजाय 2 में होगा तो मीटर किराए वाला फायदा होगा एक तो, और एक उसको थोड़ा सी राहत भी मिल जाएगी। और उसके अलावा अभी बिजली के अंदर जो एग्रीकल्चर के और कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं करीब 6,000, तो इससे भी काफ़ी फायदा होगा। वाना जी, आप स्वयं एक प्रगतिशील किसान हैं, ऐसे में आपके अनुभव जो हैं वो बड़े मायने रखते हैं।
विशेषकर युवा लोगों के लिए। अभी हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात की, तो उसमें युवाओं को किस तरीके से जोड़ा जाए एग्रीकल्चर के साथ, तो आपके वो कौन से अनुभव हैं जिनको आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे, जिसकी वजह से युवा एग्रीकल्चर के साथ जुड़ सकें? आपका ऐसा क्या मॉडल है जिसकी वजह से आपको प्रगतिशील किसान होने का तमगा भारत सरकार की तरफ से मिला है? देखिए, मैं जब खेती की शुरुआत की थी तब मुझे पता नहीं था कि इतने पुरस्कार मिलेंगे, इतना सम्मान मिलेगा जी। और ये आज युवाओं को भी पता नहीं है। और अभी देखो, इस साल में मुझे इस साल के पुरस्कार 4 नेशनल अवार्ड मिले हैं। अच्छा। हाँ, मैं 16 जुलाई को ICR डे था, उसका फाउंडेशन डे 92वां, उसमें मुझे नेशनल हल्दर ऑर्गेनिक अवार्ड और 1 लाख रुपए मिले। तो उसके बाद 1 नवंबर को IGFRI जो चारा अनुसंधान केंद्र झांसी में है, मेरे फार्म पे 22 तरह का बहुवर्षीय चारा है। अच्छा। और उनके कोरोना से पहले उनके डायरेक्टर और साइंटिस्ट दोनों मेरे फार्म पे आए थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में किसी फार्मर के बहुवर्षीय चारा, बहुवर्षीय का मतलब 3 साल से 80 साल तक, जो एक बार लगा दो और काट काट के जानवरों को डालते रहो। अच्छा। तो उसके लिए मुझे चारे की उपलब्धता क्या 80 वर्ष तक रहेगी? 80 वर्ष तक रहेगी। अच्छा। हाँ, राजस्थान के किसानों को और किसानों को पता ही नहीं है कि बहुवर्षीय। उनकी आदत है कि मक्का, बाजरी, जवार ये डालो, चरी डालो, ये आपकी कासनी है, बरसी में 2-3 कटिंग करते हैं और उस कटिंग के बाद फिर दोबारा बीज डालना, बुआई, जुताई, खाद करना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ जैसे आपका अजोला है, एक बार लगा दो, बार बार वही सीड बढ़ता रहेगा। उसके अलावा मोरिंगा है, सेंजना, इसकी उम्र 30 साल तक है। नीम को ये चारा नहीं मानते। मैं कह रहा हूँ नीम के इतने फायदे हैं एनिमल के लिए। एक बार लगा दो, 80 साल तक नीम की उम्र है। और ज़्यादा नीम, मैंने तो 1500 लगा दिए, 365 ही नीम चाहिए। बाकी की तो आप निमोली करके उसका ऑयल निकालो और खाली दीमक के लिए हटाती है। तो इस तरह से बहुवर्षीय चारे के लिए जैसा मुझे झांसी से पुरस्कार मिला। उसके अलावा 23 दिसंबर को किसान दिवस था, उसमें जो डेयरी बोर्ड है करनाल में, उन्होंने मुझे अच्छी नस्ल सुधार के लिए उन्होंने सम्मानित किया। और अभी 27 तारीख को 3 दिन पहले भारत सरकार ने पूसा में जो किसान मेला था, उसमें मैंने नवाचारी किसान का नेशनल अवार्ड मिला है। तो इस तरह से युवाओं को अगर इन अवार्डों की जानकारी होगी, पुरस्कारों की जानकारी होगी। स्टार्टअप योजना है एक भारत सरकार की, बिल्कुल, जिसमें मुझे खाद के अंदर नवाचार करने के लिए 18 लाख रुपए अभी सैंक्शन। ये आपका समेकित कृषि एक मॉडल है। आप हमारे जो दर्शक हैं जो अभी टीवी देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो युवा जो हैं वो जुड़े इससे? देखो, स्टार्टअप योजना ये बहुत अच्छी है। इसके अंदर आप एग्रीकल्चर में, खासतौर से एग्रीकल्चर बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग की तो अलग है। एग्रीकल्चर में आप कोई भी नवाचार करो। और कोई अगर जयपुर जिले का किसान है, मेरे फार्म पे आके देखेगा, मैं 5 नवाचार कर रहा हूँ और उन पे सब पे प्रमोशन मिलेगा। ये किसी तरह का लोन नहीं है। मुझे जो 18 लाख मिलेंगे, मैं ऑलरेडी खाद बना रहा हूँ। इस खाद को और बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को बनाने का तरीका सिखाऊँ और जैविक खेती को और बढ़ावा दूँ। और इसके लिए मुझे ये प्रमोट करने के लिए एक तरह से पुरस्कार मिला है। तो युवाओं को ऐसे जानकारी होगी तो वो जैविक खेती करेगा, औषधीय पौधों की खेती करेगा और IFS मॉडल की जो खेती करेगा, तो मैं समझता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत ये जो सपना दिखा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री युवाओं को, ये वास्तव में साबित होगा। और ये युवा करेंगे तो 2 नहीं 4 गुना इनकम होगी। युवा तो तब करेंगे अगर लाभकारी होगा तो करेंगे, नहीं होगा बिल्कुल करेंगे। अगर लाभकारी कैसे होगा, ये प्रैक्टिकल में आंखों से मैं दिखा दूंगा। मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये पहले सारे काम मैं कर चुका जी। तो मैं करने के बाद ही, जैसे गाय के गोबर से अभी मैं 10 चीज़ें बना रहा हूँ, लेकिन अभी सिर्फ मैंने ईंट बना के और रूम शुरू कर दिया। जब पूरा मेरा कमरा बन जाएगा तब युवाओं को बताऊंगा कि ऐसे तो बनती है और ऐसे कमरा बनता है। अभी तक सोच क्या है कि गोबर की ईंट है, जल जाएगी, गल जाएगी। मैं दिखाऊंगा कि ये लो, 1 घंटे गैस पे रख दिया, नहीं जली, 3 दिन तक पानी के अंदर 72 घंटे डाला, नहीं गली। तो इस तरह से युवाओं को ये बताएंगे तो डेफिनेट युवाओं का रुझान कृषि की तरफ बढ़ेगा और आत्मनिर्भर भारत भी बनेगा और युवा भी बनेगा। और इसके तहत काफ़ी आगे काम करने की और रोजगार मिलने की गुंजाइश। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ सुरेंद्र अवाना जी, एक प्रगतिशील किसान, जिन्होंने आपसे बजट में कृषि को लेकर की गई घोषणाओं के बारे में अपने विचार साझा किए, अपने कृषि के प्रयोगों के अनुभव आपके साथ साझा किए। हमें उम्मीद है कि
आप इनकी बातों से प्रेरित होंगे और जो युवा कृषि को एक उद्यम के तौर पे चालू करना चाहते हैं, शुरुआत उसकी करना चाहते हैं, वो इनसे प्रेरित होंगे। अवाना जी, आपका कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।